हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन, सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप एलएलबी पढ़ रहे हैं या एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर कोई केस लॉ है तो हम उससे भी डील करेंगे और एमसीक्यू भी लगाएंगे। देखिए, एमसीक्यू जो है इसमें वो हमने मेजरली वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड के जुडिशरी के पेपर और यूपी के जुडिशरी के पेपर से उठाए हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होता है वो ये है कि मुस्लिम लॉ ही क्यों कहते हैं हम इसे। तो इसका सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि क्योंकि ये रिलेट करता है पर्सनल मैटर्स ऑफ मुस्लिम, यानी ये मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर से डील करता है, इसीलिए हम इसे मुस्लिम लॉ कहते हैं। ये हिंदूज को गवर्न नहीं करता, ये सिख को गवर्न नहीं करता है, ना ये क्रिश्चियंस को गवर्न करता है। ये सिर्फ मुस्लिम्स को डील करता है और उनके पर्सनल मैटर से डील करता है, इसलिए हम इसे मुस्लिम लॉ कहते हैं। अब अगर आप बोलेंगे कि पर्सनल मैटर में क्या क्या आता है, तो देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है, एक मुस्लिम बच्चा जब पैदा होता है, उसके बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक का जितनी भी सेरेमनीज होती हैं, चाहे चाहे वो निकाह हो, या फिर उसका डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, मेंटेनेंस हो, गार्जियनशिप हो, ये सब एक पर्सनल मैटर होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम इस लॉ को मुस्लिम लॉ क्यों कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि मुस्लिम एग्जैक्टली होता कौन है। तो मुस्लिम एक ऐसा पर्सन है जिसे हम रिलीजन से डिफाइन कर रहे हैं, ना कि रीजन से। यानी ऐसा एक पर्सन जो इस्लाम को फॉलो करता है, एक इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है, और वो ये बिलीव करता है कि अम, और वो सबमिशन करता है अल्लाह को, विल ऑफ अल्लाह को, तो हम उसे मुस्लिम कंसिडर करते हैं। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आया था। उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, वेट अ सेकेंड, उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि एनी पर्सन हु प्रोफेसेस द रिलीजन ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम को मानता है, और अदर वर्ड में हम ऐसे कह सकते हैं जो यूनिटी ऑफ गॉड में मानता है, यानी जो ये मानता है कि सिर्फ एक ही गॉड है और वो है अल्लाह, और ये मानता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ही लास्ट प्रॉफिट थे, वो मुसलमान है, वो इस्लाम को फॉलो करता है। ओके। और यहाँ पे ये भी कहा है कि मुस्लिम आप या तो बाय बर्थ हो सकते हैं या तो आप कन्वर्ट करके भी मुस्लिम बन सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू कुरान यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। देखिए, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज़ नोन एज, तो फिक जो है, ये मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को हम फिक कहते हैं। ओके। कुछ और फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, तो कुरान जो है उसकी ओरिजिन 571 एडी को कंसिडर किया जाता है। 571 एडी को कुरान का ओरिजिन कंसिडर किया जाता है। एंजल का नाम पूछ लेते हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को कुरान रिवील की थी, तो उनका नाम है गेब्रियल। एंजल का नाम है गेब्रियल। उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा सूरा नंबर था जो सबसे फर्स्ट रिवील किया था, तो ये है आपका सूरा नंबर 96। सूरा जो है वो हम चैप्टर को कहते हैं, चैप्टर को हम सूरा कहते हैं। ऑल्दो ये 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में नहीं रिवील हुआ था, सबसे पहले 96 सूरा नंबर मतलब चैप्टर नंबर 96 रिवील हुआ था, और फिर उस सीक्वेंस में मतलब एक सीक्वेंस नहीं है, अबू बकर ने इसका कंपाइलेशन किया था और चैप्टराइजेशन जो है मतलब चैप्टर के फॉर्म में प्रॉफिट मोहम्मद ने कन्वर्ट किया था। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अगला हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ इज़, तो यहाँ पे हमको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर पिक करना है। अब हमें इतना तो पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को रेवलेशन के थ्रू डिवाइन ने बताया था कि लॉ क्या होना है, लेकिन हमारा एक्चुअल जो सोर्स है या एक्चुअल जो ओरिजिन है मुस्लिम लॉ का, वो कुरान है। अगर हम कुरान वर्ड को डाइसेक्ट करते हैं तो ये एक अरेबिक वर्ड कूरा, QURRA, कूरा से डिराइव है। कुरान जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड कूरा से डिराइव है, इसका मतलब है टू रीड। ओके। आपको ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, कोशिश करिए इसके नोट्स बनाने का। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को। देखिए, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हैं वो दो में डिवाइडेड है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है इनको, क्योंकि जैसे सीयूईटी हो गया, नेट हो गया, इन पेपर में क्या होता है कि आपको अरेंज करने के लिए आ जाएगा। वो आपको कहेंगे कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, और आपको कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा, कियास या अक्ल, इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा
इनकी इम्पोर्टेंस भी इसी फॉर्मेट में होती है। जैसे जैसे मैं आपको इनका मतलब समझाऊंगी, आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि क्यों इसी फॉर्मेट में हमें देखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, कुरान से शुरू करते हैं। कुरान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुरान जो है ये अरेबिक वर्ड कूरा से आया है, QURRA। इसका मतलब होता है टू रीड, टू रीड। अब ये जो शब्द है, आई मीन कुरान को प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल गैब्रियल ने रिवील की थी। ओके, और सबसे फर्स्ट सूरा जो उनको रिवील किया था वो था सूरा नंबर 96। ओके, और इसमें टोटल 114 सूरा है, 114 सूरा हैं। और अगर आपसे पूछे कि अ, इनको कितने समय में रिवील किया गया था, तो आपको याद रखना है इसको 23 ईयर्स के अंदर रिवील किया गया था। और ऐसी चीज़ें जो कुरान के ऑपोजिट होंगी या कुरान को कॉन्ट्रडिक्ट करती होंगी, उससे हम इन इस्लामिक समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को के कॉन्ट्ररी होती है या उसको वॉयलेट करती है तो हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं। वैसे ही अगर कोई चीज़ कुरान के ऑपोजिशन में होगी या कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली होगी तो उसे हम लोग इन इस्लामिक समझेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है सुन्नत। सुन्नत का मतलब क्या होता है? सुन्नत जो होता है वो होता है वर्ड, कंडक्ट और साइलेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि प्रॉफिट मोहम्मद ने किसी भी चीज़ पे क्या बोला है, क्या कंडक्ट रहा है उनका, या किसी चीज़ पे अगर वो मौन है, साइलेंट है, तो उसे हम लोग सुन्नत कहते हैं। अगर आपके लिए मोस्ट ऑथेंटिक टर्म बोला जाए तो जो सुन वर्ड के लिए सुन्नत होता है उसे हम लोग कहते हैं सुन्नत उल कौल। एक मिनट में इसे लिख देती हूँ कहीं। देखिए, जो जिस चीज़ में प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ बोला है, उनके कुछ वर्ड हैं, तो उसे हम सुन्नत उल कौल कहते हैं, QUAL, सुन्नत उल कौल। और अगर किसी चीज़ में उनका कुछ कंडक्ट रहा है तो उसे हम समझते हैं सुन्नत उल फ़ील कैसे। और अगर उन्होंने किसी चीज़ पे साइलेंस रखा है, मौन रखा है, तो हम उसे समझते हैं सुन्नत उल तकरीर, TAQRIR। ओके, देखिए उसके बाद हमारा जो अगला सोर्स है वो है हदीस। सबसे पहले हमने कुरान देखा, फिर सुन्नत देखा, अब हम हदीस देख रहे हैं। हदीस होता है नरेशन ऑफ सुन्नत, कि सुन्नत के इंटरप्रिटेशन को हम लोग हदीस कहते हैं। मान लीजिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या चीज़ कही या उसे अलाउ किया, वो हदीस होता है। ओके, और इजमा जो होता है वो होता है हमारा जूरिस्ट का इंटरप्रिटेशन। जूरिस्ट अपना ओपिनियन या इंटरप्रिटेशन दे रहा है, उसको खुद भी मुस्लिम होना चाहिए। अगर वो जूरिस्ट मुस्लिम नहीं है तो हम उसके ओपिनियन को, उसके कंसेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। उसके बाद हमारा जो अगला चीज़ है, इजमा के बाद जो हमारा नेक्स्ट सोर्स है वो है कियास या अक्ल। अब जो कियास होता है उसे इंट्रोड्यूस किया था अबू हनीफा ने। ओके, और इसे इंट्रोड्यूस किया था अबू हनीफा ने, और ये जो है ये एनालॉजिकल डिडक्शन होता है। एनालॉजिकल डिडक्शन होता है कि जैसे अगर किसी पॉइंट पे कुरान साइलेंट है और वहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, तो उस केस में हम सुन्नत, हदीस या इजमा के रेफरेंस लगा करके हम एक एनालॉजिकली डिडक्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ में उनका क्या से हो सकता है। ऑलराइट, देखिए उर्फ़ या तमूल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कस्टम होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स होता है मुस्लिम लॉ का। अनलाइक हिंदू लॉ, कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है मुस्लिम लॉ में। और इसमें ये कहा गया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर देते हैं, तो वो बिद्दत हो जाता है। बिद्दत जो होता है मुस्लिम टर्म है, और बिद्दत का मतलब होता है सिन। ओके, तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन करना वो सिन होता है। ऑलराइट, फिर पहला हमारा सबसे फर्स्ट सोर्स है उर्फ या तमूल यानी कस्टम, फिर जुडिशियल डिसीजन, उसके बाद है लेजिस्लेशन। अगर आप जुडिशियल डिसीजन कहेंगे तो शाह बानो का केस हो गया, शायरा बानो का केस हो गया, ये सब जुडिशियल डिसीजन है। और अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, ये कुछ एग्जाम्पल हैं लेजिस्लेशन के। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो सीक्वेंस है वो इम्पॉर्टेंट है, और आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि आपको इसी ऑर्डर में याद रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब इसके साथ हम आगे चलते हैं। आइए हम अब सोर्सेज के कुछ MCQs देखते हैं। आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मेरी आपके पास हमेशा के लिए एक टिप रहेगी, अगर कभी क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्मेट में आता है तो नेगेटिव चीज़ को हमेशा सर्कल कर लीजिए।
आपको क्वेश्चन फॉर्म सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए प्राइमरी सोर्स बोला जा रहा है तो आप तुरंत टिक करके आ जाएंगे कि भाई कुरान सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो यही है, तो अगर ऑप्शन कुरान में तो मैं कुरान टिक करूँगा या करूँगी वट। बट यहाँ पे जब हमारा नॉट लग जाता है तो हमें देखना है, हमें डिड्यूस करना है कि इसमें से कौन सा वाला सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये भी प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, सुन्नत होगा, ये भी प्राइमरी हो गया, इजमा ये भी प्राइमरी हो गया। ओके, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। लेकिन उर्फ, उर्फ क्या था हमारा? कस्टम। ऑलराइट, तो कस्टम जो है हमारा सेकेंडरी सोर्स है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उर्फ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्स पूछ रहा है, कस्टम हमें क्या पता है, उर्फ है ना। फिर इजमा जो होता है वो भी प्राइमरी सोर्स होता है, कियास जो होता है वो भी प्राइमरी सोर्स होता है, और नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कस्टम। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। तो हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शरीयत एक्ट 1973। ओके, ये भी है। मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट, ये भी है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ओके, ये भी है। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, और फिर ये वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। यूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, या अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे लॉज की एक लिस्ट बना लीजिए विद एयर, क्योंकि हो सकता है वो एक्ट को ही अरेंज करने के लिए दे दें। ओके, तो वाई वाई शुड वी टेक द चांसेस। आप बस अरेंज करके अपने पास रख लीजिए सो दैट अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आप कर दें। आई कैन रिकॉल पिछले साल सी यू ई टी एल एल एम के एग्ज़ाम में उन्होंने एनवायरनमेंट लॉ का सबसे इजी क्वेश्चन फॉर्म किया था, और उन्होंने कुछ एक्ट्स दे दिए थे ऑलराइट, और बोला था कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करिए कि किस ऑर्डर में कौन सा लॉ आया था। तो अगर वो मुस्लिम लॉ में भी यही चीज़ कर देते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल। तो आप एक बार ये करिएगा कि आप इसकी जितनी भी लेजिस्लेशन है उनको लिख करके उनके ऑर्डर में उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। ये आपको एलएलएम में तो काम आएंगे ही, प्लस अगर आप कल को नेट की तैयारी भी करेंगे तो ये आपको तब भी हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। हमारे पास है स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब स्कूल्स को हमने मेनली टू में डिवाइड किया हुआ है, एक है सुन्नी और एक है शिया। देखिए यहाँ पे मेनली जो डिवीजन है स्कूल का ये है कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी को हम स्कूल्स में डिवाइड करते हैं। अब सुन्नी स्कूल वाले जो हैं वो आयशा को फेवर करते थे। आयशा जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ हैं, और शिया स्कूल जो है वो फ़ातिमा को फेवर करते हैं। फ़ातिमा जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर हैं। ऑलराइट, अब इसमें भी स्कूल जो हैं वो काफ़ी में डिवाइडेड हैं, चार में डिवाइडेड हैं। जैसे सबसे पहले हनफी, वेट गाइस, हनफी, फिर मलिकी, शफ़ई और हनबली। ऑलराइट, अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें भी सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है आइडियोलॉजी को लेकर के, और उनके फाउंडर कौन है। अब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो है हनफी। ऑलराइट, ये 699 से 769 एडी में फॉर्म हुआ था, और इसके फाउंडर जो थे वो थे अबू हनीफा। और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इंडिया कौन से मतलब स्कूल को फॉलो करता है, तो सुन्नी में से हनफी स्कूल को फेवर करता है। ऑलराइट, अब हनफी के बाद हमारा दूसरा स्कूल जो है मलिकी, तो उसके फाउंडर ये हैं। फिर शेफ़ई जो है, शेफ़ई में इनके फाउंडर का नाम ये दिया हुआ है। और उसके बाद हमारा जो अगला स्कूल, मतलब हमारा जो शेफ़ई स्कूल है उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ हनफी और मलिकी कहते हैं। ऑलराइट, आपका दूसरा एमसीक्यू का क्वेश्चन ये है कि शेफ़ई स्कूल का दूसरा नाम क्या है। तो शेफ़ई स्कूल का दूसरा नाम है स्कूल ऑफ सिंथेसिस। क्यों सिंथेसिस? स्कूल ऑफ सिंथेसिस इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हनफी और मलिकी का कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आता है हमारा हनबली, और उसके फाउंडर है हमारे इब्न हनबल। ठीक है, अब शिया में हमारा जो सबसे मोस्ट फॉलोड है वो है इतना अशरिया, और ये हमारा फर्स्ट स्कूल भी है। इसे हम लोग 12 वर्स के भी नाम पे से जानते हैं। 12 वर्स क्यों? क्योंकि इनके 12 इमाम्स होते हैं जिन्हें ये फॉलो करते हैं। राइट, और इनका इतना जो अशरिया है उसका दो में डिवीजन है। एक है अकबरीज, AKHBARIS, अकबरीज। ऑलराइट, और इन ये जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑलराइट, ऑर्थोडॉक्स। और दूसरा जो है वो है लिबरल्स। ऑलराइट, इनको हम लोग कहते हैं उसूलीज। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आप लोग मुल्ला की किताब को भी रेफ़र कर सकते हैं, उन्होंने काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया है, मैंने भी उन्हीं की किताब से पढ़ा है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद सेकंड स्कूल जो है हमारा वो है इस्माइलिया।
और इन्हें हम लोग स्टेवनर्स कहते हैं। आपसे एमसीक्यू का जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो ये है कि इतना अशरियाज़ को क्या कहते हैं हम लोग? इतना अशरिया को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है इतना अशरियाज़ का दूसरा नाम जो है वो है ट्वेल्वर्स, राइट? और जो स्माइलिया का जो दूसरा नाम है वो है सेवनर्स। इनके 12 इमाम्स हैं और इनके 7 इमाम्स हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अगला जो हमारा स्कूल है वो है ज़ैदी। ज़ैदी जो है वो मोस्टली यमन में फ़ॉलो होता है और इंडिया में फ़ॉलो नहीं होता है, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म हो जाए। हमारा क्वेश्चन है कि हु अप्लाइड कियास फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए मैंने इसे आपको ऊपर भी पढ़ाया था कि हमें फर्स्ट टाइम जो कियास किसी ने अप्लाई किया था वो थे हमारे इमाम अबू हनीफ़ा। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमाम अबू हनीफ़ा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू शरीयत द चाइल्ड विल बी मुस्लिम। ये क्वेश्चन जो है वेस्ट बंगाल के जुडिशरी में आया था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसमें यहाँ पे था चाइल्ड इज़ नॉट बॉट अप एज हिंदू, और बच्चों ने इसे मैसअप कर लिया था, नॉट नहीं देखा और सीधे उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को लगा दिया था। ओके, पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा 4, क्योंकि अगर उसके दोनों पेरेंट्स मुस्लिम हैं तो वो मुस्लिम होगा ही, लेकिन अगर उसका एक पेरेंट मुस्लिम है और बच्चा एज अ हिंदू बॉटअप नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली वो मुस्लिम ही होगा। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 3। With this, I would like to end this lecture and thank you so much for joining my channel and watching my videos. Thank you so much.